चलो तो भैया शुरू करते हैं आज की हम अपनी पॉलिटी की इस शानदार क्लास को। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। और भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो इससे पहले मैं करीब 5 से 6 क्लासेस ले चुका हूं। और जो हमारा टॉपिक है वो है जितने भी एक्ट आए थे भारत में, भारत की आजादी से पहले अंग्रेज जितने भी एक्ट यानी कि कानून लेकर आए, वो टॉपिक मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और मैं हूं आपका अपना और प्यारा चंदन सर। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज का जो टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे कि जो हमारा जो आज का एक्ट है, मैं आपको यहाँ पे 4 एक्ट पढ़ाने वाला हूं। और लिखा हुआ 1861, 1873, 1876, 1892 के अधिनियम। अच्छा, मैंने एक साथ लिख दिया है। और जो 4 एक्ट जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो बच्चों, ये जो 4 एक्ट है इन पे डिस्कस करेंगे। आज आपने देखा होगा कि आज से पहले मेरी जितनी भी क्लासेस थी, उन क्लासेस में मैंने पहले से जो डेटा है वो नहीं लिखा था, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता था। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्लासेस हैं उनकी जो टाइमिंग है वो ज्यादा लंबी हो रही है ना। जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन, वो काफी बड़े लेक्चर बन रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा खराब हो रहा है। तो मैंने आज क्या किया कि जितना भी डेटा उसको पहले से की पॉइंट लिख लिए हैं। और अब क्या करूंगा कि मैं आपको जो फैक्ट है इसके पीछे की जो कहानी है वो भी समझाता जाऊंगा। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। और आइए सबसे पहले चलते हैं पहले एक्ट की तरफ। आपने देखो इससे पहले जो एक्ट पढ़ा, यहाँ पे आज हमारा जो पहला एक्ट है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आपने इससे पहले जो पढ़ा था वो था 1858 का एक्ट। आपको पता है कि 1858 का जो एक्ट था, है ना, उस एक्ट में बच्चे क्या था, 1858 का एक्ट तब आया था जब 1857 की क्रांति हो गई थी। और उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए थे। अच्छा, अब 1858 का जब एक्ट आया तो अंग्रेजों को लगभग 3 साल का टाइम मिल गया और हम लोग पहुंच गए क्या 1861 में। ठीक है, तो अब 3 साल का टाइम मिल गया तो उन्होंने कुछ और बदलाव किए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो भारत पर अपनी जड़ें और मजबूत करना चाहते थे। साथ साथ भारतीयों की तरफ से भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मांगे चल रही थी। इस वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत हल्की फुल्की भारतीयों की भी सुनी, तो हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1861 का एक्ट आया। 1858 का एक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। और इस एक्ट में देखिए पहला जो आदेश आया, पहली जो कंडीशन थी वो क्या थी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति मिली। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल, अच्छा आपने पिछले एक्ट में पढ़ा होगा कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है ना। अभी तक 1858 से पहले भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल होता था, है ना। और 1858 का जब एक्ट आया और उसके बाद से आजादी तक वायसराय कहा गया। ठीक है, लेकिन वायसराय होने के बावजूद भी जो टर्म यूज किया गया, जो शब्द यूज किया गया, वो कई जगह आप देखेंगे वहां पे गवर्नर जनरल वर्ड ही यूज किया गया है। तो कभी भी अगर गवर्नर जनरल या वायसराय की बात है तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो भारत में पद हुआ करता था अंग्रेजों की तरफ से। ये बात समझ में आई? अब देखो आगे बच्चे क्या हुआ, तो यहाँ पे बोला गया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति मिली। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको मैं इंग्लिश में बताता रहूंगा साथ साथ। और अध्यादेश जो वर्ड है इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। अब ये होता है क्या? गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति मिली, इसका बच्चे क्या मतलब होता है? अध्यादेश एक ऐसा स्पेशल पावर होता है। आपको पता है कि देखो हमारे देश में, है ना, चाहे हमारे देश की बात करें चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि हमारे देश का जो कंसेप्ट लिया गया है, जो संसदात्मक व्यवस्था ली गई है, वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो हमारे देश में क्या होता है कि अगर कभी भी कोई कानून बनना होता है तो वो कहां पे बनता है? संसद में बनता है, यानी कि पार्लियामेंट में। ठीक है, अब अच्छा उस जमाने में हमारे देश में जो भी कानून बनते थे वो कहां बनते थे? ब्रिटेन की संसद में बनाए जाते थे। ठीक है ना। तो अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या गवर्नर जनरल या वायसराय, आप किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, तो देश का जो मुखिया होता है उसके पास एक ऐसा स्पेशल पावर होता है ना, क्या कि अगर कानून संसद में नहीं बनाया जा पा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई ऐसी कंडीशन है कि जब कानून संसद में नहीं बन पा रहा है और इमरजेंसी कंडीशन है ना, आपातकाल की स्थिति है, कोई ऐसी मजबूरी है कि हमें तुरंत के तुरंत कानून बनाना है, लागू करना है, तो ऐसे केस में देश के मुखिया के पास वो पावर होता है कि वो क्या कर सकता है कि वो अपने आदेश के तहत अपने दम पर कानून बना सकता है।
बात समझ आई? फिर समझो, हमारे देश में जो कानून बनता है कहाँ बनता है? संसद में बनता है। अच्छा, अगर किसी कारण से संसद कानून नहीं बना पा रही है, कोई भी ऐसी स्थिति है, तो देश का जो मुखिया होगा, अब जब मैं देश का मुखिया बोल रहा हूं तो राष्ट्रपति हो सकता है, जैसे आज की डेट में, उस जमाने में वायसराय या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। तो जो देश का मुखिया होगा उसके पास ये पावर है कि वो अपने दम पे कानून बना सकता है ना, बिना संसद के। लेकिन यहां पे कंडीशन होती है कि अगर उसने कानून बना दिया तो उस कानून की जो अवधि यानी कि ड्यूरेशन होता है वो बच्चे कितने साल तक होता है? सिर्फ 6 महीने तक होता है, 6 महीने तक होता है, ठीक है। यानी कि अगर 6 महीने तक वह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पास नहीं कराया गया है ना, तो फिर अपने आप वो क्या होगा? निरस्त हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है, कानून समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अध्यादेश जो है वो उसका जो पावर या हम कह सकते ड्यूरेशन जो होता है, जो टाइम होता है, वो 6 महीने होता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति मिल गई है ना, इस एक्ट के तहत दी गई। आगे आप देखेंगे अगली क्या कंडीशन आई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ, ठीक है। तो कार्यकारिणी परिषद का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। अच्छा, कार्यकारिणी परिषद अगर ना समझ में आए तो इसको आप ऐसे समझो कि आपने आज भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे मंत्री होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री होते हैं, उन पूरे मंत्रियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? जो मंत्रियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैबिनेट, है ना। मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है। तो जो मंत्रियों का समूह या कैबिनेट होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यकारिणी परिषद कहते हैं। क्योंकि मेन जो काम करने वाला होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री के साथ जो उसकी पूरी टीम होती है ना, वही काम करती है। तो उस जमाने में प्रधानमंत्री की जगह कौन होता था? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जगह हमारे देश में कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल और उसकी जो टीम होती है उसकी बात की जा रही है। जैसे आजकल कैबिनेट का विस्तार होता है, ऐसे उस जमाने में कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होता था। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, बड़े अधिकारी या मंत्री थे, है ना, उनका विस्तार किया गया, नहीं उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई गई, ये बात कही जा रही है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगली कंडीशन, अगला जो आदेश आया वो क्या था? यहां पे मैंने जी और जी लिखा है, इसका मतलब है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को पंजाब, बंगाल और इसके साथ साथ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। तो देखो बच्चों, 3 राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इन तीनों राज्यों में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को एक और पावर दिया गया। क्या कहा गया? कि आप विधान परिषद स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो आज आप जानते हैं आज की डेट में क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ राज्यों में विधान परिषद है और बाकी सारे के सारे राज्यों में क्या है? विधान सभा होती है। लेकिन उस जमाने में बात करेंगे तो विधान परिषद और विधानसभा अलग अलग नहीं थी, विधान परिषद ही हुआ करती थी, ठीक है। तो हम विधान परिषद को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आज की डेट में विधानसभा होती है, ठीक है। तो ये पावर किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। अच्छा, इससे पहले गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, तो इससे पहले ये पावर किसके पास था? इससे पहले ये पावर था ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां जो महारानी हुआ करती थी, उनके पास ये पावर था, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के तहत ये पावर किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को दे दिया गया, और उसे कहा गया कि इन तीनों राज्यों के लिए वो क्या कर सकता है? विधान परिषद स्थापित कर सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि इसके चौथा जो आदेश आया वो क्या है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारा देश था और कानून किसके लिए बनाया जा रहा था? हमारे लिए। तो ये जो हमारे लिए कानून बनाया जा रहा था, इसकी प्रक्रिया में यानी कि कानून बनाने का जो प्रोसेस था, है ना, उसमें अंग्रेजों के साथ साथ, अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ भारतीयों को भी शामिल किया गया। ये एक बड़ी बात थी, है ना, क्योंकि अंग्रेज हमें हमारी जो वैल्यू वो समझते नहीं थे, है ना, फिर भी उन्होंने क्या किया? भारतीयों को शामिल किया। बात समझ आ गई? तो जो ये एक्ट है इसमें 4 मेन पॉइंट थे, फिर से समझो, मैं बता रहा हूं क्या कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। और अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो गवर्नर जनरल अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट कानून को लागू कर सकता है, और उस कानून की अवधि 6 महीने की रहेगी। और ये 6 महीने की अवधि उस जमाने में भी होती थी और आज की डेट में भी होती है। आज की डेट में ये पावर, अध्यादेश जारी करने का पावर राष्ट्रपति के पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी यानी कि जो कैबिनेट थी, है ना, उसका विस्तार कर दिया गया, उसमें संख्या बढ़ा दी गई लोगों की। अगला, इन 3 राज्यों के लिए विधान परिषद स्थापित करने की बात कही गई। और चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ये बात सबको समझ आ गई? तो ये इस एक्ट में 4 मेन पॉइंट हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूं, कोई फालतू पॉइंट नहीं उठा रहा हूं। जो पेपर में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जितने भी पेपर लाए हैं सारे के सारे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। चलो पढ़ते रहो। और देखो, एक चीज और बता दूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत
अच्छे से प्रेम से पढ़ रहे हैं, क्लासेस को देखते भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है बच्चे, हम लोग ऑफलाइन जो हमारी क्लास होती है ना, ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो मेहनत करते हैं, है ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत ऑनलाइन क्लासेस में होती है। ऑनलाइन क्लास में देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने कहा कि कुछ नहीं, खड़े हो गए सर, आराम से पढ़ा दिया। लेकिन बच्चे एक ऑनलाइन क्लास के पीछे पूरी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद पूरा होमवर्क होता है, हम आपको पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिटिंग होती है ना, और उसका जो लेक्चर उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद थंबनेल, टाइटल और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वो सब करते हैं, तब जाके आपको कहीं क्लास देखने को मिलती है। तो अगर आधे घंटे की क्लास है तो उसके पीछे 2 से 3 या 4 घंटे तक की मेहनत होती है ना। एक क्लास को रिकॉर्ड करने में 3-3, 4-4 घंटे कई बार लगते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। और आप सब जानते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन का हमें कोई भी पैसा भी नहीं मिलता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेड कोर्सेज होते हैं, हम आपको कोई पेड कोर्स नहीं दे रहे, हम किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं दे रहे। यूट्यूब पे जो हम क्लासेस देते हैं वो सब लोग जानते हैं, आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ रहा। आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है और थोड़ा सा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें कि सारे के सारे जितने भी लेक्चर हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उनको लाइक जरूर कर दें, है ना, और शेयर कर दिया करें क्लास को ज्यादा से ज्यादा। जैसे क्लास आपने देखी, आपको अच्छी लगी, आप इसको ना अपने दोस्तों को भेज दो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस जो होते हैं, है ना, इन जगह पे क्लास को शेयर कर दिया करो, उसका लिंक शेयर कर दिया करो। आप यूट्यूब पे जैसे क्लास देख रहे हैं, तो जहां पे आपको मेरी क्लास दिख रही है उसी के देखिए जस्ट नीचे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो वहां पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा, वहां से जाकर आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों का भला भी हो जाएगा। इतना बस आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी क्लासेस के लिए तो मैं जी जान लगा दूंगा और इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा ना, इतना लंबा एक्सपीरियंस, 18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, है ना, उसको बिल्कुल मैं झोंक दूंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के पढ़िए, जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला जो एक्ट है वो है 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 में एक अधिनियम यानी कि एक्ट आया, अधिनियम का मतलब एक्ट, है ना। 1873 में 1873 में अंग्रेजी एक्ट लेके आए और इस एक्ट में बच्चे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का आदेश जारी कर दिया गया, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का आदेश का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दो भाई, इसको खत्म करो। अब कैसा क्यों, मैं बताता हूं। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में उन्होंने व्यापार किया और साथ साथ उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जब कब्जा कर लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जा करके क्या व्यापार और शासन कर रही थी, लेकिन किसके इशारे पर, ब्रिटिश सरकार के, ना, ब्रिटिश सरकार के अंडर में। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी यानी कि वहां के जो प्रधानमंत्री थे और जो वहां की महारानी थी, है ना, तो वो क्या कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखते थे और उनको कहीं ना कहीं अपने अंडर में यहाँ पे काम कराते थे। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हुआ क्या कि जब 1833 का एक्ट आया, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, तो उस एक्ट में बच्चे क्या हुआ कि उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए और इसके बाद जब 1858 का एक्ट आया तो उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अधिकार भी छीन लिए। और आपको पता होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ही प्रमुख काम थे, क्या, एक व्यापार करना और दूसरा शासन करना, ठीक है। अब व्यापार के अधिकार पहले छीन लिया 1833 में, शासन के अधिकार भी छीन लिया 1858 में। जब दोनों अधिकार छीन ही लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब कोई काम बचा नहीं। तो जब कोई काम बचा नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नॉर्मली ऐसे ही बनी हुई थी, उसका कोई रोल नहीं रह गया था। अच्छा, पुराने जमाने में काम आराम आराम से होता था, कई 21 साल लग जाते थे, ठीक है। तो 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कुछ रहा नहीं तो फिर जाके 1873 में एक एक्ट आया और उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग यानी कि खत्म करने की बात कह दी गई, है ना। किसने, ब्रिटिश सरकार ने कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म करो। और फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत खत्म नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म होने में 11 साल लग गए और 1 जनवरी 1884 को जाके ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और इसका काम खत्म हो गया हमेशा के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एक्ट आया 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। यहां आप ध्यान से देखेंगे शाही उपाधि अधिनियम लिखा है, ठीक है। और शाही आप जानते हैं राजा महाराजाओं की बात हो रही है। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 28 अप्रैल 1876 को जो ब्रिटेन में उस समय महारानी थी, उनका नाम था महारानी विक्टोरिया, ठीक है। ब्रिटेन में उस समय जो महारानी थी उनका नाम क्या था, महारानी विक्टोरिया। तो 28 अप्रैल 1876 की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, ब्रिटेन में महारानी का जो पद है वो भारत में राष्ट्रपति के पद की तरह है।
है ना। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री के ऊपर, वैसे ही वहां पे महारानी होती हैं। अब वो महारानी का मतलब है राष्ट्रपति की हैसियत से काम करना, तो वो ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर रही थी और अब वो भारत के लिए भी राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगी, ये बात इस एक्ट में कही गई। तो ये हमारा एक्ट कौन सा था, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। और इस एक्ट में 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चे, अगर ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला जो लास्ट एक्ट है आज का, वो क्या है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अच्छा 1892 में फिर एक्ट आया। एक्ट हमने बताया कुछ कुछ समय बाद, कुछ कुछ सालों बाद एक्ट आते रहते थे, है ना। जैसे जैसे अंग्रेजों को लगता था वो बदलाव के तहत चीजें लाते रहते थे। ठीक है, तो अंग्रेज जब ये एक्ट लेके आए तो उन्होंने क्या किया, इसमें देखो यहाँ पे 3 प्रमुख पॉइंट है। क्या क्या कंडीशन थी, पहला था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, अच्छा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी, जो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। अगर बच्चे आपने लैंग्वेज को नहीं समझा तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो चुनाव 2 तरह के होते हैं, इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब देखो प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है, ये मुझे बताओगे, किसी बच्चे को पता है? प्रत्यक्ष चुनाव वे होते हैं जहां पर देश की आम जनता यानी कि हम लोग जाके वोट डालते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं उसमें वोट कौन डालता है, देश की आम जनता यानी कि हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष चुनाव वे चुनाव होते हैं जहां पर हमारे द्वारा चुने गए लोग वोट डालते हैं। फिर बात समझा, प्रत्यक्ष चुनाव में हम लोग वोट डालेंगे और अप्रत्यक्ष चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं, है ना, वो वोट डालेंगे। अब इसका क्या मतलब, देखो जैसे कि एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा अगर आपके क्षेत्र में, है ना, जैसे हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जब सरकार में मुख्यमंत्री बनता है किसी भी राज्य में तो उसके लिए विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में किसको, विधायक को चुना जाता है। तो विधानसभा चुनाव में विधायक चुनने के लिए हम लोग खुद वोट डालने जाते हैं, सांसद चुनने के लिए हम लोग खुद वोट डालने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का जो सांसद होता है। और अगर हम बात करेंगे इसके निकाय चुनाव जो होते हैं, जैसे नगर पालिका चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव, गांव में प्रधान का चुनाव होता है ना, तो ये सारे चुनाव में वोट हम लोग डालने जाते हैं, आम जनता वोट डालती है ना। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव में बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, है ना, या राज्यसभा के सदस्यों की बात करेंगे, तो क्या राज्यसभा सांसद के लिए, इन सब के लिए हम लोग वोट डालने जाते हैं? खुद सोचो, क्या कभी आप लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने गए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और आप वोट डालने गए हो? ऐसा नहीं होता ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो सांसद और विधायक हैं, है ना। तो सांसद और विधायकों को किसने चुना, हमने चुना। और अब सांसद और विधायक मिलकर किसे चुनेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। बात समझ आ गई? तो प्रत्यक्ष चुनाव में हम लोग वोट डालेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव में जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो वोट डालते हैं। सबको क्लियर हो गया? तो अब क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई देश में। किसी कोई समस्या? आगे बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। अब बजट पर बहस का मतलब होता है चर्चा। ठीक है, अच्छा बजट के आपको पता है कि बजट पेश किया जाता है, सरकार का बजट आता, केंद्र का बजट आता, राज्य का बजट आता। ठीक है, कि ये इतना इतना बजट है, हमारे पास इतना पैसा है और इस पैसे का अगले 1 साल में हम ये यूज करेंगे, ये योजनाएं लाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये सारी बातें सरकार रखती है। ठीक है, तो अब बहस कैसे होती है कि जो सरकार का पक्ष है ना, वो अपनी चीजों को रखती है और जो विपक्ष होता है ना, वो उस पर चर्चा करता है और बहस करता है ना। ये आपस में दोनों डिस्कशन करते हैं, ये चीज है। तो इसकी बात कही गई। अच्छा, इसके बाद कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब कार्यकारिणी किसे कहते हैं, मैंने पहले बताया। कार्यकारिणी का मतलब एक ऐसी टीम, एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या काम करता है और किसके लिए, देश को संभालने के, देश को चलाने के लिए। तो कार्यकारिणी हमेशा किसकी होगी, प्रधानमंत्री की होगी। और हमारे देश में प्रधानमंत्री तो उस समय होता नहीं था, तो उस समय कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। तो कार्यकारिणी किसकी थी, गवर्नर जनरल की। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री हुआ करते थे उनको बोला जाता था कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का प्रावधान, यानी कि इसकी परमिशन दे दी कि ये प्रावधान लाया गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पहले होता था कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब आज की डेट में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई जैसे अभी भी आप भारत में देखते हैं कि कोई मंत्रालय अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो संसद में जो विपक्ष वाले होते हैं उससे सवाल पूछते हैं कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, या आपके डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा था, ऐसा काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो ये जो प्रश्न पूछने का कंसेप्ट है ये इस एक्ट में लाया गया, जो कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, तो इस सेक्टर में ये चीजें कही गई। तो बच्चे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई इसको आप ध्यान से समझना। अगर कोई दिक्कत है तो इस लेक्चर को दोबारा से देखना, ठीक है ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी जो आज की क्लास उसमें मैंने ये कवर किया और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आगे 1909 और 1919 के जो एक्ट है वो कवर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये 1909 और 1919 के। पेपर में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये हालांकि सब कहते हैं आप सुन सुन के पक चुके होंगे, लेकिन दिल से एक बार मैं चाहता हूं आप लोगों को दिल से मुझे समर्थन करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो इतना जरूर करें बच्चे। और बाकी तो फिर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, जबरदस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्यार सभी बच्चों को। जय हिंद बच्चों।